आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज, श्रीमती मोहू बसु। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ बच्चों कि आप लोग जैसा भी आपको स्टडी मटेरियल जब भी मिलता जाए आप उसको तुरंत करते जाइए। पिछड़ जाएंगे तो आपको फिर पहले का याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप फिर से जो भी मैं दे रही हूँ फिर से बोल रही हूँ, आप उसको करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। और एक बात, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एक बार फिर मैं बोल रही हूँ, जो भी रिवीजन मैं एक हफ्ते में जो भी पढ़ाऊँगी उसी का रिवीजन मैं सैटरडे को आपको दूँगी। और जो उससे भी पुराना काम है उसको जिसके पास नहीं है वो अलग से मांग ले या अपने फ्रेंड से मांग ले। तो मैं शुरू करती हूँ आपका चैप्टर जो चल रहा था, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हम लोग पढ़ रहे थे जे थॉमसन का। अब हमें परमाणु मॉडल पढ़ना है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उनके अनुसार परमाणु को 10⁻10⁻10 मीटर व्यास की ठोस गोला माना जा सकता है। ये देखिए बच्चों, नीचे ये चित्र है, इसमें आपको दिख रहा है। उनको लगा कि ये जो है परमाणु जो है ये एक ठोस गोला है। कितने उसका है, व्यास का है। व्यास का मतलब जानते हो ना बेटा, जो त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास मतलब एक गोले के एक साइड से दूसरे तक, बीचों बीच एक साइड से दूसरे तक की लंबाई। इसका ठीक डेफिनेशन हमें नहीं याद है लेकिन आप इसको कर लीजिए। तो इन्होंने बताया 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ये जो गोला है इसमें प्रोटॉन है और बीच बीच में, और इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है इसी ठोस में धसे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु धनावेशित को संतुलित कर देते हैं। मतलब ये धनावेशित जो ठोस गोला है इसमें जितने धनावेश हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। तो इन दोनों को संतुलित कर देते हैं। आवेश को, धनावेश जितने हैं उतने ही ऋणावेशित घस करने के कारण ये विद्युत उदासीन हो जाते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये उन्होंने समझा कि ये एक धनावेशित गोला है जिसमें क्या है, धनावेशित कण है, और धनावेशित जितने कण हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें धस जाते हैं और ये जो है विद्युत उदासीन हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें और भी किन्होंने क्या मॉडल दिया। ये इसके बाद बच्चों रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। क्या किया? सोने की पतली पन्नी पर, जिसकी मोटाई कितनी थी बेटा? 0.0004 सेंटीमीटर, मतलब बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। कुछ अल्फा कण पथ से विचलित हो गए। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, एरो से दिखाया गया है। कुछ अल्फा कण जो है सीधे चले गए हैं। ऊपर वाले लाइन, पहली लाइन देखो, ये गोले के ऊपर जो लाइन जा रही है, पहली लाइन सीधी चली गई, दूसरा लाइन मार्ग से जो है विचलित हो गई, बीच तक आया ये, और उसके बाद वो उसने दिशा बदल दी, और तीसरा लाइन जो है वो गोल घूम के वापस आ गई। फिर चौथा लाइन जो है ये दिखा रहा है कि ये मार्ग से विचलित होकर चला गया। पांचवा लाइन ये फिर दिखा रहा है कि ये जो है सीधा चला गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, मतलब प्रोटॉन, ये जो बीच में छोटा सा गोला है इसमें क्या है? संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है और प्रयोगों के अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजर रहे थे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। जो अल्फा कण नाभिक के सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। तो ये आप लोग समझ गए होंगे बच्चों।
3 तरह के किरण आए थे। पहला जो था वो नाभिक से टकराकर वापस चली गई, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों का पर आवेश समान था, इसलिए वो उससे टकराने के बाद अपने आवेश के कारण विचलित हो गए। और कुछ अल्फा कण जो है वो सीधे चले गए। क्यों सीधे निकल गए, क्योंकि अधिकांश भाग उसका खोखला था। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। लेकिन इनके मॉडल में भी कुछ आलोचनाएं हुई। क्या आलोचना हुई, विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभि में गिर जाएंगे। इसके बाद जो आधुनिक परमाणु मॉडल है वो नील बोर के परमाणु मॉडल। परमाणु की रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का नील बोर का मॉडल यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल है। इसमें बीच में नाभिक के बीच में प्रोटॉन है और उसके बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का बना होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। अब प्रश्न उत्तर टाइम बच्चों। प्रश्न उत्तर टाइम में जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल क्या है? ये आपको बताना है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या विफलता थी और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो ये हमने बताया था कि जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या हुआ था, उसमें परमाणु मॉडल की पुष्टि जो है किसी प्रयोग से न होने के कारण इनको समर्थन नहीं मिला था। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना है आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पेज नंबर 28 में देखिए बच्चों, जो सेकंड पैराग्राफ है मेरे नोट्स में, थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ये चित्र बना देंगे, इसको लिख देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 29 में 29 में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसको पूरा लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे। इसके बाद ये निष्कर्ष भी आपको पूरा लिख देना है। जहाँ पे ये निष्कर्ष का 5वां पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ तक आपको ये आंसर लिखना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।